ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मॉडल पेपर नंबर 4 के जो है ऑब्जेक्टिव्स वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैटाइन एंड एनाइन फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट ट्रू है तो उसमें हमने फोकस करना है कि हमने रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है, नॉट ट्रू वाली देखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेटल लूज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, ये तो ठीक है। चार्ज बेस्ड ऑन गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली चार्ज होता है। स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय वैलेंस शेल, ठीक है, यानी वैलेंस शेल से ही पता चलता है ना, अगर कंप्लीट है वैलेंस शेल तो स्टेबल होता है, अगर नहीं फिल तो ऑब्वियसली बात है। उसी तरीके से वैलेंस शेल जैसे अब कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, और उसके बाद जो है हाफ फिल्ड, ठीक है, और या फिर हाफ फिल्ड और फिर पार्शली फिल्ड, ठीक है। तो ये इनको हम देखते हैं, ठीक है, पार्शली। तो अब सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, देन हाफ फिल्ड होता है, और देन सबसे कम स्टेबल जो है वो पार्शली फिल्ड होता है। तो ये वैलेंस शेल से ही पता चलता है। और लास्ट में है लोअर एनर्जी स्टेट डिराइव्स द प्रोसेस। अब ये कैटाइन एंड एनाइन फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई एनर्जी का इन्होंने ये लिखा है तो ये नॉट ट्रू है, ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल्स। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो मेटल की, इसका मतलब कि मेटल्स को तो वैसे भी जब भी आपसे कहा जाए ना कि मतलब लाइक आपके माइंड में क्या है कि मेटल्स को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, बस वही सब्सटेंसेस जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं वो मेटल्स होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी तो उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगी और वो कैटाइंस बनाएंगी। सो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Next is question number 3. Pick out the correct relation between bonding type and properties. यानी यहाँ पर उन्होंने जो हमें डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट, मेटालिक या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के बारे में कुछ ना कुछ उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। तो हमने करेक्ट वन रिलेशन जो है वो देखना है। आयनिक ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल तो होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से नहीं होते, बल्कि वो जो उनकी अरेंजमेंट होती है ना, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में जो अरेंजमेंट हुई हुई होती है उसकी वजह से वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। देन कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता, ठीक है, लो होता है ड्यू टू वीक फोर्सेस, ये भी रॉन्ग है। देन सी है, मेटालिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन। और लास्ट में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयनाइज इन द वाटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब यहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाला रीज़न गलत है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर आयनाइज होते हैं वाटर में तो वो इसी वजह से होते हैं कि उनका इंटरेक्शन होता है विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से वो आयनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हमने इनकरेक्ट जो है वो चूज करनी है, ठीक है। आयनिक जो मेल्ट्स होते हैं यानी मोल्टन फॉर्म में अगर आयनिक कंपाउंड्स हों या सोल्यूशंस हों, दे कंडक्ट ड्यू टू आइंस, ठीक है, ये तो करेक्ट है। देन है हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पुअर कंडक्टर्स इन ऑल स्टेट्स, ठीक है। अब ये थोड़ी सी इनकरेक्ट लग रही है। और देन सी देखें, सम आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट ड्यू टू मोबाइल आइंस। अब बी जो है ना वो ठीक है, यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स तो पुअर कंडक्टर्स ही होते हैं, वो किसी भी स्टेट में हो। लेकिन सी ऑप्शन जो है ना वो इनकरेक्ट लग रहा है। सम आयनिक कंपाउंड्स आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट ड्यू टू मोबाइल आइंस, ऐसा नहीं होता। सॉलिड्स में आयनिक कंपाउंड्स हमेशा नॉन कंडक्टर ही होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मेटालिक बॉन्डिंग अलाउज कंडक्शन वाया डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स में तो ऑब्वियसली बात है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 5 is diamond and graphite both are solids made up of carbon. However, there is a huge difference between their melting and boiling points. Why? Pick up the correct reason. अब हमारे पास करेक्ट इसकी रीज़न क्या है कि कोवेलेंट शेयरिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब कार्बन में तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं है क्योंकि ये कोई हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स तो नहीं है ना. ठीक है. इसी तरह डायमंड स्ट्रक्चर हिंडर्स द मूवमेंट NaCl आयंस मूव फ्रीली. नहीं, ऐसा भी नहीं है. एंड साइज डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड एटम्स. बेसिकली यहाँ पर हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट में जब जो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसको वो जो शेयरिंग से बना हुआ होता है, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट. कोवेलेंट शेयरिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. बिसाइड कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. अब यहाँ पर यानी इसमें हम ग्रेफाइट एंड डायमंड को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि उनका बने तो दोनों कार्बन से ही हैं लेकिन उसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. क्या वजह हो सकती है? ठीक है. तो अगर उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो डायमंड में जो है ना वो नेटवर्क स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. ठीक है. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट दैट इज हार्डनेस. ठीक है. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स क्यों हैं? बिकॉज फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन a sea of delocalized electrons and a positively charged cations. क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जो है वो बहुत डिटेल में जो पढ़ाई गई है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है. ठीक है. सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स. अब मेटल्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं. एक होती है मैलिएबल एंड डक्टाइल. ठीक है. अब मैलिएबल का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जब हम किसी भी मटेरियल को हैमरिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है. मैलिएबल में है कि हम मेटल्स को यानी प्रेशर से बाय फोर्स हम उसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और डक्टाइल का मतलब है कि दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. So the correct option is C. Then है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. What type of bond is formed when two atoms share one or more pairs of electrons. तो obviously बात है कि जब हम शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. बी ऑप्शन करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following atoms will form the cations. अब इसमें से cations कौन बनाएगा. तो अब हमने अगेन इसका जल्दी से 15 17 18 और 20 का जो है वो लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं जल्दी जल्दी से और फिर हमें पता चलेगा कि कौन जो है वो कैटाइन बना रहा है. अब हमने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिख ली हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता चल रहा है कि कैटाइन कौन बनाएगा. अब ऊपर यहाँ पर 18 में तो हमें पता चल रहा है ना कि वैलेंस शेल में क्या हो रहा है. 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं करेगा. और यहाँ पर वैलेंस शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है. अब लास्ट में आ जाएं तो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जब होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके तो ये जो है एलिमेंट कैटाइन बनाएगा. सो एटॉमिक नंबर 20 वाला जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट है. ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम ओबे द डुप्लेट रूल. डुप्लेट रूल जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन फॉलो करता है. ठीक है. डुप्लेट रूल हमारे पास हाइड्रोजन फॉलो करता है. उसके अलावा देखें हाइड्रोजन के पास ना एक ही उसका एटॉमिक नंबर होता है और उसने शेयरिंग करनी होती है और जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ठीक है. तो जो है वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट के लिए कंप्लीट हो जाएंगे. डुप्लेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और उसके बाद जब हीलियम है, हीलियम ऑलरेडी उसके 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. डुप्लेट रूल उसका कंप्लीट हुआ हुआ है. और उसके बाद लिथियम है. ठीक है. लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल. तो वो 1s2 एंड 2s1.
ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिथियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगा, तो उसका भी डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिलियम हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 1s2 एंड 2s2, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस कर दे तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इन चारों केसेस में ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड ब्रिलियम ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके पास फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल पेपर नंबर 5, इसके जो है वो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये अगर आप लोगों ने ना किए तो आप जो है वो बाय मिस्टेक जो है वो रॉन्ग जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है, मॉलिक्यूल्स के मोल्स बताने हैं, ठीक है। आर देयर इन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन को वर्डिंग फॉर्म में लिखा हुआ है और ऑक्सीजन को इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो दैट्स वाई दे हैव मेंशन्ड दैट कि यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स हैं, ठीक है, हम वो देखना चाह रहे हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं ना, तो फिर आपने इस तरह से लिखना है मोल्स, फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो उसका मास जो गिवन मास है 16 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, अब इसका मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 32 ग्राम्स, ठीक है। ये ग्राम्स में होगा और ये ग्राम्स पर मोल में होगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक है, और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट भी हमारे पास न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हमने मोल्स का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। तो अब हमने मास फाइंड आउट करना है ना, तो हम मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मोल्स हैं हमारे पास 4 मोल्स और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस तो वो हमारे पास होता है 2, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और उसमें कार्बन का मास कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो 12 होता है और ऑक्सीजन 2 जो है वो 32 होते हैं, तो ये हमारे पास 44 ही बनता है, ठीक है। और अगर हम इसके मोल्स निकालेंगे 44 डिवाइड बाई 44 तो ये 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा जा रहा है कार्बन कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन जो है वो 1 मोल होता है और ऑक्सीजन जो है वो उसके 2 मोल्स होते हैं ऑक्सीजन एटम्स के, ठीक है। तो अगर इसका 1 मोल है तो कार्बन का भी 1 मोल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो किसके इक्वल होता है 12 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 3 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि उसमें हमें सिंपल जो मोल्स हैं अगर दोनों के 1 मोल्स हमने लिए हैं ऑक्सीजन के भी और वाटर के भी, उसको हमने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। बाकी इनका मास भी डिफरेंट है और मोलर मास भी डिफरेंट है, ठीक है। वॉल्यूम भी ऑब्वियसली बात है डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 1 और 1। अब यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोज एटम्स, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एवोगैड्रोज को रिप्लेस कर दिया है विद x, ठीक है, x एटम्स।
थोड़ा सा मतलब लाइक SLO बेस कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए। तो 1 मोल ऑफ कार्बन की बात हो रही है। 1 मोल ऑफ अ कार्बन कंटेन्स X एटम्स, ठीक है, उसके अंदर X एटम्स हैं अगर, तो हमारे पास जो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन 12 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो अब ऑब्वियसली बात है कि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में हमें देखना होगा कि उसके मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे मैग्नीशियम के, ठीक है, और वो है हमारे पास मास जो है वो 12 है और मोलर मास जो है वो 24 है। तो हमारे पास आ जाएंगे मोल्स जो हैं वो 0.5 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम एवोगैड्रोस के इक्वल करते थे ना, तो अब हम एवोगैड्रोस के इक्वल नहीं करेंगे कि 1 मोल अगर एक्स एटम्स के इक्वल है तो इट मीन्स के 0.5 मोल्स जो हैं वो 0.5 एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 1 कार्बन एटम, 2 क्लोरीन एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये तो हमारे पास सिंपल है क्योंकि उन्होंने सारे के सारे एटम्स जो हैं वो बताए हुए हैं, ठीक है। तो 1 कार्बन एटम, 2 क्लोरीन एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ऑप्शन ए जो है वो बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गिवन द आइंस सोडियम आइंस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अगर सोडियम के ऊपर चार्ज +1 होता है तो हमारे पास यानी अब हमारे पास ये सोडियम के साथ सल्फेट आइंस को इन्होंने अटैच किया हुआ है, तो सल्फेट आइन के साथ किस तरह से इसका जो है वो बनेगा, आयनिक कंपाउंड का कंप्लीट फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूलेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम कैसे देखते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि सोडियम और सल्फेट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, सबसे पहले हमने उसके सैम्बल्स और चार्जेस लिखने हैं, ठीक है। सोडियम का सैम्बल जो है वो सोडियम है और सल्फेट का SO4 है और इसका चार्ज +1 है और सल्फेट का -2 है, ठीक है। अब हमने जब इनके जो चार्जेस जो है वो बैलेंस करने होते हैं, ठीक है, तो फिर हमने इसको क्या करना होता है, स्वाइप करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2 जो है वो स्वाइप करके सोडियम के साथ लिखेंगे, 1 जो है वो स्वाइप करके सल्फेट के साथ लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो सोडियम जो है वो कितना हो जाएगा, 2 इन नंबर एंड सल्फेट विल बी 1 इन नंबर। तो जो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी Na2SO4, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, द नंबर एंड टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो वो होता है ना एम्पेरिकल फार्मूला, तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता। और द नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मोल्स भी नहीं बताता, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी नहीं बताता। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। द नंबर बताता है, यानी किसी भी कंपाउंड में कौन कौन कितने नंबर हैं और डिफरेंट एटम्स की टाइप्स कौन कौन सी और उनके नंबर्स कितने, ये बताता है, ठीक है। And the next is question number 9. When deducing the formula of binary ionic compounds, what information is critical? कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब बाइनरी का वर्ड अंडरस्टैंड कर लें, व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी। बाइनरी का मतलब है कि 2 एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कहेंगे सोडियम सल्फेट क्या बाइनरी है, नो दिस इज नॉट बाइनरी, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सोडियम भी यूज हो रहा है, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी, 3 एलिमेंट से मिलकर ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सोडियम क्लोराइड या फिर हम देख लेते हैं कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O। अभी इसमें नंबर ऑफ सोडियम ज़्यादा तो हो गए हैं लेकिन एलिमेंट्स तो 2 ही है ना, एक सोडियम है और एक ऑक्सीजन है। सो दिस विल बी सोडियम ऑक्साइड विल बी बाइनरी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन डिड्यूसिंग द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड, तो कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इम्पॉर्टेंट तो बेसिकली अभी हमने जब सोडियम सल्फेट का देखा तो उसमें हमें आइंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आइंस एंड रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी आइंस और उसके चार्जेस वगैरह का पता होना चाहिए, तो हम फार्मूला जो है वो डिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है।
which relationship is represented by the equation amount of a substance is equals to mass over molar mass. तो बेसिकली मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो हमारे पास मोल्स का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस में हमें क्या पता चलता है, बेसिकली हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ मोल्स पता चलती है, ठीक है, जब हम मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Next is question number 11. Deduce the Sample equation with state samples for a chemical reaction. Given relevant information. Sample equation with the state samples for the chemical reaction, and which information is crucial for this deduction. ऑब्वियसली बात है कि जब हमने सैम्पल इक्वेशन लिखनी है और उसमें सैम्पल्स के बारे में बताना है, ठीक है, तो हमें आइंस और उसकी सैम्पल स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट इज लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या जो है वो रॉन्ग है. तो फर्स्ट वन तो स्टेटमेंट ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 टाइम्स पर 23 पार्टिकल्स. सेकेंड वन के मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस को हम ग्राम्स पर मोल में शो करते हैं, ठीक है. थर्ड वन, द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ये भी ठीक है. एंड द लास्ट वन जो है वो इनकरेक्ट है. वो क्या है कि हमारे पास द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट सब्सटेंस. नहीं, 1 एटम के मास को हम जो है वो कभी भी मोलर मास नहीं कहते, बल्कि 1 मोल के मास को जो है वो मोलर मास कहा जाता है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज हमारे पास है मॉडल पेपर नंबर 6, उसके एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड. ठीक है, अब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द एटम नाइट्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड. रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. जर्क का जो है टर्म यूज़ किया जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, और लियो का टर्म जो है वो यूज़ होता है फॉर ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने हर एक पे आपने पेंसिल से पहले सॉल्व करना है, ठीक है. जैसे हम नाइट्रोजन है फ्री स्टेट में, इसको मैं 0 0 पुट कर दूंगी, ठीक है. और जो है वो नेक्स्ट जो है उनके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट्स पुट करनी है. जैसे एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, और जो है वो दूसरे के लिए बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर +2 होगा, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा साइज़ जो है ना इसका छोटा लिखा जा रहा है, तो उसके लिए मैं इसको साइड पे करके लिखती हूँ कि NO में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, NO2 में क्या जा रही है, ठीक है. फिर NH3 में क्या है, एंड देन HNO3 में क्या है, ठीक है. तो अब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आएगा. अब नाइट्रोजन में देखना, यहाँ पे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. फिर इसमें भी एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और 2 के ऊपर जो है वो -4 हो जाएगा, तो उसको +4 लिखेंगे. ये भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ठीक है, और देन हमारे पास 3 के ऊपर जो है वो +3 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के ऊपर -3 हो जाएगा. अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है. गेन करने की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है उसके ऊपर, तो ये जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बाकी नाइट्रिक एसिड में आप देख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड में भी हम लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ठीक है, और 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर हो जाएगा -6, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ठीक है. अब हमने देखना है कि हम -6 और +1 में दरमियान में अब यहाँ पर क्या लगाएंगे कि ओवरऑल नाइट्रिक एसिड पूरा का पूरा 0 हो जाए. तो जब हम नाइट्रोजन के ऊपर +5 लगाएंगे ना, तो अब ये +1 और +5 ये +6 बन जाएगा, और दैट विल बी कैंसल्ड बाय -6, ठीक हो गया. तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन की प्लस फॉर्म में है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये करेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है,
क्लोरीन मॉलिक्यूल टू क्लोराइड आइन। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है कि हर स्टूडेंट को ये लिखना आना चाहिए, जो ये बोल रहे हैं उनके सैम्पल्स वगैरह प्रॉपर सारे लिखने आने चाहिए, ठीक है, तो ही तो पता चलेगा। जैसे कि अब क्लोरीन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐसे लिखें, और क्लोराइड आइन है तो उसको इस तरीके से लिखें, ठीक है, -1। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, और क्लोराइड की -1 होती है। तो ये गेन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो गेन तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये तो रिडक्शन होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सिल्वर एटम टू सिल्वर आइन, ठीक है, सिल्वर 1 आइन। अब सिल्वर एटम था, ठीक है, सिल्वर एटॉमिक फॉर्म में था, और जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यानी फ्री स्टेट में उसको हम 0 लिखते हैं। और वो जब उसके साथ अब ये शो हुआ है सिल्वर मेटल का कि इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनी है, ठीक है, +1, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी भी अगर हम देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑक्साइड आइन, यानी ऑक्सीजन से ऑक्साइड आइन, ठीक है, O-1, ये भी गेन हो रहा है। और आयरन 3 से आयरन +2, ठीक है, अब आयरन Fe+3 से, ठीक है, Fe+2 में जा रहा है। अब ये वाली जो है ना, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि +3 से +2 में जा रहे हैं या डिक्रीज़ हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, तो उसमें क्या किस तरह से पता चलेगा कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंट याद रख लें, रिडक्शन वैसे भी अगर हम आपसे कहें ना कि हम भाई रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन का मतलब कम ही शो हो रहा है, उसका लिटरल मीनिंग भी कम होना ही है, ठीक है, रिडक्शन मीन्स कम होना, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है ना तो रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो अब देखें +3 से +2 में जा रहा है, ऑब्वियसली बात है कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन मीन्स के डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। एंड जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिडक्शन का D है, तो D से हमें पता चल जाता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन का हमारे पास शो होता है I, और I से हमें पता चलता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हिंट याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द गिवन रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। अब इसमें से कौन रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस का मतलब है कि गेन किसने किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो अब ऑब्वियसली बात है कि हमें इस पूरी इक्वेशन में आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करनी है, फिर ही पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हाइड्रोजन और जिंक जो है वो फ्री स्टेट में है, ठीक है। फ्री स्टेट का मतलब है कि एटम्स जो हैं वो यानी या तो मेटल्स जो है एटॉमिक फॉर्म में हैं, या अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं भी तो सेम एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये फ्री स्टेट कंसिडर होती है। और अगर हम ऑक्सीजन को देखें सिंपल ऑक्साइड में तो -2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, और जिंक उसको बैलेंस करने के लिए +2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन जो है वो -2 होता है, एक हाइड्रोजन जो है वो +1 होता है, और 2 जो है वो +2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने देखना कि गेन कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो गेन जो है वो कर रहा है जिंक कर रहा है, ठीक है, जिंक की रिडक्शन हो रही है क्योंकि जिंक जो जा रहा है, ठीक है, जिंक जा रहा है +2 से 0 में, ठीक है, तो ये कम हो रही है ना, कम हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ज़्यादा होती है चीज़ और 0 कम होती है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताना है कि ऑप्शन, हमने रिडक्शन किसकी हो रही है यहाँ पर। अब जो है ना कि ये जो मॉडल पेपर सोल्यूशन है उसमें बी ऑप्शन लिखा है, लेकिन बी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि आप सिंपल बता रहे हैं कि किस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है, तो जिंक की हो रही है। जिंक ऑक्साइड पूरा तो नहीं लिख सकते ना हम, ठीक है, जिंक ऑक्साइड पूरा नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। सो ओके, आई थिंक सो सी ऑप्शन इसको नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जिंक ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम बताएंगे जिंक ऑक्साइड के अंदर जिंक जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, मतलब +2 से वो जा रहा है प्रोडक्ट में और वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन और उसकी रिडक्शन होती है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास ये रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव्स एज। अब H2S क्या है,
मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है? अब यहाँ पर हम अगर सल्फर को देखें सिंपल तो हमें आंसर मिल जाएगा। सल्फर प्रोडक्ट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और रिएक्टेंट्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का +1 होता है और 2 का +2 हो जाएगा। तो अब सल्फर जो है वो -2 से 0 में जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, -2 तो कम होता है ना और 0 ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, और इंक्रीज़ जो है वो ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा H2S सब्सटेंस जो है वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यानी ऑपोजिट होता है ना, तो अब ये ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यानी H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दैट्स वाई होल H2S विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द डेल्टा H वैल्यू इज़ नेगेटिव देन द रिएक्शन विल बी। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि नेगेटिव वैल्यू से पता चलता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एक्सोथर्मिक। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब तमाम केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट चाहिए हों, एंजाइम्स चाहिए हों, बल्कि ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस, लेकिन एनर्जी चेंजेस ज़रूर होती हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट रिलीज इन एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो रही होती है रिस्पायरेशन, तो उसमें क्या रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। तो उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट कंबस्शन हो रही होती है, तो वो ग्लूकोज को वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय। ये किस तरीके से इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है? इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, बल्कि कैटलिस्ट तो डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। इंक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नो। डिक्रीजिंग द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नो, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी नन ऑफ दीज। नाइन्थ है क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी डैश द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन इजीली हो जाए, तो एक्टिवेशन एनर्जी को एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या होना चाहिए? अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास एक इतनी इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो आफ्टर प्रॉपर कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें, ठीक है। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो सब मॉलिक्यूल्स के पास है, वो उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं होगी अगर, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी, so activation energy of a chemical reaction must be greater than the average kinetic energy, ताकि वो जो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें, मस्ट बी ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन द कैल्शियम आइन एंड फॉस्फेट आइन, ठीक है। अब फॉस्फेट में इन्होंने यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर इन्होंने चार्ज नहीं शो किया, लेकिन वो है -3, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है और फॉस्फेट के ऊपर जो है वो -3 चार्ज है, तो जो कैल्शियम का नंबर होगा वो स्वाइप कर जाएगा, कैल्शियम जो है वो उसके नीचे 3 लिखेंगे और फॉस्फेट के नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, CA3 PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में क्या इनकरेक्ट है? द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। नहीं, ये तो इनकरेक्ट नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0, ये भी ठीक है। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स चार्ज, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। अब ये ऑल ही करेक्ट हैं, ठीक है, ये ऑल ही करेक्ट हैं, इसमें हम किसी एक को करेक्ट नहीं कह सकते, ये सब करेक्ट हैं। लास्ट है, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या यहाँ पर रोल है?
मींस कि अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्बन जो है वो नहीं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये पूरा का पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 7th मॉडल पेपर से आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस।